हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल परीक्षा ट्रिक। क्या हाल है आप सबके? तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है इकोनॉमिक्स का जो थर्ड पार्ट है, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का तीसरा वीडियो है ये हमारा। तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि ये सारे वीडियोस एक दूसरे से रिलेटेड है और आपने पहला नहीं देखा तो आप ज़रूर दूसरे में कुछ मिस करेंगे और दूसरा नहीं देखा तो तीसरे में मिस करेंगे। ठीक है, तो आप वो दोनों वीडियो जरूर देखिए और फिर से वेलकम टू आवर चैनल, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पे और सारे वीडियोस भी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नेचर से बहुत हेल्पफुल हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वो जो पहले के दो पार्ट हैं उन्हें जरूर देखें। ठीक है, तो आज ये हमारा वीडियो है पार्ट 3, किसका? मनी एंड बैंकिंग का। ये ध्यान रखिए, मनी एंड बैंकिंग हम चैप्टर अभी कवर कर रहे हैं, तो आप इस पे अच्छे रिस्पांस दीजिए। जो पिछले वीडियोस में क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए, आप उनका जवाब दीजिए ताकि हमें ठीक लगे कि हाँ, हमारा मेहनत सही जा रहा है, तो हम आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, और ये सारे अभी जो हम क्वेश्चंस कवर करेंगे ये प्रीवियस ईयर वगैरह हर एग्जाम जिसमें आया है वो उसके नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, और फिर से एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है सिडबी, SIDBI। सिडबी स्टैंड्स फॉर, तो इसमें से बेसिकली सिडबी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास ए, स्मॉल इंडस्ट्रियल डिजाइन बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा ऑप्शन है बी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा ऑप्शन है सी, स्मॉल इनोवेशंस डेवलपमेंट बैंकर्स इंस्टीट्यूट। या डी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंकर इंस्टीट्यूट। देखिए, आपने अगर हमारे पहले दो वीडियोस देखे होंगे तो आपको तो ये आंसर एक बार में ही क्लिक हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी देखा तो आप देख लीजिए, क्योंकि ये मैंने पहले ही कहा था ये इंटरलिंक्ड है और जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। और देखिए ये एग्जाम्स में कितनी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो इसका आंसर है डी, बी है इसका आंसर, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो है ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 2 अप्रैल 1990। ये इस्टेब्लिश हुआ था 2 अप्रैल ऑफ 1990 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इसका डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। और जैसे इसका नाम ही है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये बेसिकली इंडस्ट्रियल बैंक है जो क्रेडिट वगैरह देती किसको? इंडस्ट्रीज वगैरह को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने पिछले वीडियोस में कवर किया है, तो उसे देखिए। और हाँ, साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? अब ये भी देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी ये भी मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है। ठीक है, पिछले दो वीडियो में ये कवर हो चुका है, तो अगर आप ऐसे सीधा देखोगे तो ये मॉनेटरी पॉलिसी काफी टिपिकल दिखेगा, पर अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको एक बार में क्लिक हो जाना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, बी, रिवैम्प द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सी, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी, या डी, वीड आउट करप्शन इन द इकोनॉमी। ठीक है, देखिए जो आरबीआई है वो सीधा गवर्नमेंट के उसमें इंटरफेयर नहीं करती, तो ये वाला भी ये तो नहीं होगा। ठीक है, रिवैम्प द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये भी नहीं होगा, तो वीड आउट करप्शन इन द इकोनॉमी ये भी इसका काम नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली कौन हैंडल करता है? मॉनेटरी पॉलिसी हैंडल होता है आरबीआई से। ठीक है, और आरबीआई का काम क्या है? जो भी इकोनॉमी में ना प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ को मेंटेन करना। ठीक है, ताकि अगर इन्फ्लेशन आ रहा हो, डिफ्लेशन आ रहा हो, तो वो सारी सिचुएशन आरबीआई किससे हैंडल करती है? मॉनेटरी पॉलिसी से, और गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी से। ठीक है, तो इसमें पूछा है मॉनेटरी पॉलिसी का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका आंसर है सी, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया था ये एग्जाम्स में आ रखे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे कवर किया है, ये काफी, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो साथ ही साथ समझाते भी जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन थर्ड क्या है, अ हाई स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR, क्या डिटरमाइन करता है? ये कि अगर SLR हाई है तो वो क्या डिटरमाइन करेगा? रिस्ट्रिक्ट लैंडिंग, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ कैश, सी, प्रोवाइड फंड
टू द स्टेट, या डी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द बैंक। तो आपके पास देखिए थोड़ा समय मैं देता हूँ, क्योंकि ये सब मैंने पिछले वीडियोस में कवर कर रखा है, तो आप गैस करके आंसर अपने माइंड में क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका भी एक रिवीजन होगा, और आगे मतलब एक थॉट प्रोसेस भी जनरेट होता है कि हमें कैसे आंसर्स को टिक करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, आपने अगर सोचा है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। जो इसका आंसर है, क्या होता है, ये रिस्ट्रिक्ट किसको करता है, लैंडिंग को, ठीक है। जो कॉमर्शियल बैंक जो मनी लैंड करना चाहती है ना पब्लिक बैंक को, उसको क्या करता है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। एसएलआर क्या होता है, द अमाउंट हैज टू केप्ट इन रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और कैश एंड सिक्योरिटीज, किसको, कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है। तो हाई, जब एसएलआर हाई होगा तो क्या होगा कि ज्यादा पैसे रखने पड़ेंगे कॉमर्शियल बैंक को। अगर कॉमर्शियल बैंक ज्यादा पैसे रखेगी तो वो पब्लिक में पैसे कम दे पाएगी, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर 10 रुपए है स्टेट बैंक मतलब किसी भी कमर्शियल बैंक के पास, और आरबीआई पहले वो 2 रुपए रखती थी, तो वो कितने रुपए पब्लिक को देती थी इन द फॉर्म ऑफ लोन वगैरह, तो 8 रुपए देती थी। फिर आरबीआई ने बोला कि एसएलआर हाई कर दो, बढ़ाओ इसे, तो अब उसको 2 से 4 कर दिया, ठीक है। तो अब कितने लोन पे दे पाएगी वो, 10 से 6 रुपए, ठीक है। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट होता है एसएलआर का, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, लेंडिंग उससे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ये देखिए, ये काफी बार पूछा गया है, तो इस टर्म से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, इनमें से कौन सा मनी का फंक्शन नहीं है। तो ए ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, बी स्टोर ऑफ वैल्यू, सी प्राइस स्टेबलाइजेशन, या डी वैल्यू मेजरमेंट। देखिए ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है, क्योंकि मनी हम एक एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं और उसकी एक वैल्यू है। स्टोर वैल्यू, हाँ जी, मनी को हम स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, कुछ भी, क्योंकि गोल्ड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कैश ही होता है, क्योंकि वो भी इजिली ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है। प्राइस स्टेबलाइजेशन, और ये क्या है, डी वैल्यू मेजरमेंट, वैल्यू मेजरमेंट भी है। तो इसमें पूछा है कौन सा मनी का फंक्शन नहीं है, तो इसका आंसर है डी। डी मतलब प्राइस स्टेबलाइजेशन मनी का फंक्शन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर ये है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन फिफ्थ। देखिए ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू। देखिए ये ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स किस चीज के लिए कर रहा है, करता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये पिछले वीडियोस में मैंने काफी अच्छे से कवर किया है गाइस, तो आप उसे जाके देखिए, ठीक है ना। मैं यहाँ बता देता हूँ। इसका ऑप्शन ए है, बोरोइंग बाय शेड्यूल बैंक फ्रॉम आरबीआई, लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक टू इंडस्ट्री, सी परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई, या डी डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कितनी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन आप मेरे प्रीवियस वीडियोस से देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है सी, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। ओपन मार्केट में किस चीज को रेफर करता है, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, आरबीआई करता है इसे, ठीक है, डील इसमें। तो ये ध्यान रखिएगा, और पिछले वीडियोस में मैंने इसको काफी अच्छे से इलाबोरेट किया है, तो आप उसे वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेट एट विच आरबीआई गिव शॉर्ट टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड। देखिए फिर से वही पुराने क्वेश्चंस, पुराने कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। आपके एग्जाम्स में ये सब रिपीट होते हैं, पर थोड़ा सा वर्ड अलग होता है, भाषा अलग होती है, पर चीज वही होता है, ठीक है। तो आप उस चीज को देखिए, मैंने इसे भी पिछले वीडियोस में कवर किया है, तो वहां से देख लीजिए। और हमारे चैनल को फिर से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। पुरानी बातें बार बार बोल रहा हूँ, पर ये इंपॉर्टेंट है गाइस। तो देखिए क्या है, द रेट एट विच आरबीआई की शॉर्ट टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारे पास रेपो रेट, बी रिवर्स रेपो रेट, सी बैंक रेट, या डी कैश रिजर्व रेट। तो जो आरबीआई है, वो शॉर्ट टर्म लोन जो कमर्शियल बैंक को देता है वो होता है रेपो रेट, ठीक है। द रेट एट विच आरबीआई गिव शॉर्ट टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक, तो उसे क्या कहते हैं हम, रेपो रेट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनी ट्रांसफर थ्रू मोबाइल इज कॉल्ड, बताइए। रोज आजकल के जमाने में तो हर कोई मनी ट्रांसफर मोबाइल के थ्रू करता है, पर उसे कहते क्या है, ये बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। इसे कहते हैं आईएमपीएस, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, आईएमपीएस। जो मनी ट्रांसफर होता है मोबाइल के थ्रू, उसे बोलते हैं हम लोग आईएमपीएस। इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस,
ठीक है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल फंड ट्रांसफर होता है जो ऑफर करता है किसके थ्रू, बैंक के थ्रू, जो बैंक के थ्रू ही चलता है, क्योंकि देखिए आपने लिंक विंक किया होगा, जैसे ही क्या बोलते हैं उसे, ये गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, तो इस पे जो हम लिंक करते हैं वो मेनली किसके थ्रू होता है, हमारे अकाउंट के थ्रू होता है जो मोबाइल से ऑपरेट होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ RBI इज इन A दिल्ली, B कानपुर, C मुंबई या D नासिक, ठीक है। इसका आरबीआई कहाँ है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, सॉरी, यहाँ आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, देखिए दिल्ली मत कीजिएगा, ठीक है। कानपुर ये भी नहीं है, नासिक ये भी नहीं है। काफी लोग दिल्ली करके आ जाते हैं, क्योंकि ये छोटी चीजें इतना लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसका आंसर है सी मुंबई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFI, NBFI, ठीक है। इसमें से कौन सा है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। पहला ऑप्शन है EXIM, एक्सिम बोलते हैं इसे, B है SIDBI, SIDBI, C है NABARD, NABARD, या D है बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो नॉट इंक्लूडेड इन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए एक्सिम भी बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सिड भी है, ठीक है, नबार्ड भी है। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा जो नहीं है, वो है डी, बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। क्या नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। जितने भी कॉमर्शियल बैंक है मेनली वो नहीं होते, जैसे सिड भी, ये सारे कॉमर्शियल बैंक नहीं है, ठीक है। और नबार्ड, ये इसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में कवर किया है, ठीक है, देख लिया वहां से। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इफ कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीजेस क्रेडिट क्रिएशन विल, देखिए CRR अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा। पहला ऑप्शन है ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी डज नॉट चेंज, या डी फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, ठीक है। देखिए CRR भी मैंने पिछले वीडियोस में कवर किया। देखिए गाइस, मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंटर रिलेटेड होता है इसमें, ठीक है। ये देखिए ऐसे ऐसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने पहले इसलिए इन सब चीजों को कवर किया था ताकि आप लोग को आंसर जल्दी क्लिक हो सके माइंड में, ठीक है। तो क्या होगा, अगर रिजर्व कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीज होगा ना, तो उससे जो है क्रेडिट क्रिएशन क्या करेगा, बताइए, समझ में अगर आ गया होगा तो। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। वो मैंने पिछले वीडियोस में समझा रखा है, तो आप वहां से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, द SLR इज डिटरमाइंड बाय द RBI, SLR स्टैंड्स फॉर, मतलब ये तो मैं बार बार बोलते रहता हूँ, SLR किस चीज के लिए होता है। SLR वो मत समझ लिया बंदूक जो होती है, मतलब पबजी वाले तो काफी रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो और जिसको आर्म्स फोर्सेस में इंटरेस्ट है उन्हें भी आ रहा होगा, तो ये वो वाला राइफल नहीं है, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है C, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। SLR स्टैंड फॉर स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्टीट्यूट इन इंडिया एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली इसका आंसर है, देखिए ऑप्शन ए है फाइनेंस मिनिस्ट्री, बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी है ट्रेजरी, या डी है करेंसी प्रिंटिंग प्रेस। तो इसका आंसर है बेसिकली बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। क्यों, अगर किसी भी कमर्शियल बैंक के पास शॉर्ट टर्म के लिए कैश लॉस हो जाता है या कैश नहीं होता, ठीक है, तो वो किससे पैसे लेती है, उसका लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कौन होता है, RBI होता है, ठीक है। RBI कमर्शियल बैंक का, ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। कि कोई भी अगर कैश वैश की परेशानी आती है किसी भी कमर्शियल बैंक को, तो वो कहीं और से नहीं लेके वो किसके पास जाती है, सीधा RBI के पास, और RBI उन्हें हेल्प करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट विच रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, हाँ जी ये बताइए आप। एट विच रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। देखिए इसमें क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किससे बोरो कर रही है मनी, कमर्शियल बैंक से। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, जो जैसे ये SBI है, या फिर ये ICICI है, जितने भी ये सारे बैंक्स हैं, तो वो सारे हैं कमर्शियल बैंक, ठीक है।
उससे अगर आरबीआई लोग पैसे लेगी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। उस रेट का पहला ऑप्शन है हमारा बैंक रेट, बी है रेपो रेट, सी है रिवर्स रेपो रेट, या डी है स्टेचुरी लिक्विडिटी रेट। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है सी, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट ही वो रेट है जिससे कमर्शियल बैंक से आरबीआई क्या लेती है, पैसे लेती है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं गाइज, तो मैं काफ़ी मेहनत करके रिसर्च करके हम लोग लाते हैं आपके लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं से ये घूम फिर के वैसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है। आगे चलिए, आगे का कंटिन्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट के लिए ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, पहला है। दूसरा है इट इज अ बैंकर्स चेक। सी, इट मे बी डिसऑनर्ड फॉर लैक ऑफ फंड। डी, इट इज इशूड बाय बैंक। तो इन चारों में से कौन सा इसका ऑप्शन होगा, ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसका जो बेसिकली आंसर है, इसका आंसर है कौन सा, सी। देखिए जो डिमांड ड्राफ्ट होते हैं ना, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, और ये बैंकर्स चेक भी होते हैं, बट और ये इशूड किसके द्वारा होते हैं, बैंक के द्वारा, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, ये डिसऑनर्ड नहीं हो सकते लैक ऑफ फंड की वजह से, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि वंस डिमांड ड्राफ्ट इज मेड, ठीक है, देयर इज नो चांस दैट इट गेट डिसऑनर्ड फॉर द लैक ऑफ फंड। अगर एक बार डिमांड ड्राफ्ट बन जाता है तो वो किसी भी हाल में डिसऑनर्ड नहीं होगा, ये, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15th, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। देखिए इंडिया में बेसिकली दो पॉलिसी चलती है, ठीक है, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी और दूसरा होता है हमारा फिजिकल पॉलिसी। जितने भी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, बैंक रेट, जो भी आरबीआई टर्म्स लेती है, आरबीआई जो भी काम करती है इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन और ग्रोथ के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। और फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, जो स्टेप्स गवर्नमेंट लेती है इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन के लिए, ठीक है, जैसे टैक्सेशन, ठीक है, पब्लिक बोरोइंग, ये सब किसके द्वारा होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका क्या है कि फिर से पढ़ते हैं, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो इनमें से कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट नहीं है। तो ए ऑप्शन है हमारा रेपो रेट, बी है मॉरल सुएशन, सी है क्रेडिट रैशनिंग, और डी है पब्लिक डेट। देखिए आप बताइए इनमें से, क्योंकि ये मैंने अभी भी क्लियर किया है, ठीक है, और ये पहले भी बता रखा है मैंने, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसका आंसर आपको पता लग जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि रेपो रेट ये भी मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटराइजेशन ये क्वांटिटिव है बट आता मॉनेटरी के अंदर ही है, क्रेडिट रेशनिंग ये भी है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, डी। डी इनमें से नहीं है कंपोनेंट किसका, मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। ये फिजिकल पॉलिसी मैंने इसलिए बताया, थोड़ा सा है ये बजट में, वैसे मैं मेनली कवर करूंगा बजट चैप्टर में जब हम बजट करेंगे, ठीक है। तो फिजिकल पॉलिसी वैसे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बैंकिंग में भी आता है, कभी कभी इनका डिफरेंस पूछ लेते हैं टाइप में, ठीक है। तो बस इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जो क्या है, जो नो इंस्ट्रूमेंट नहीं है किसका, क्रेडिट कंट्रोल ऑफ इंडिया। पहला क्या है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, या डी है डायरेक्ट एक्शन, या सी है ओपन मार्केट ऑपरेशन, या डी है वेरिएबल कॉस्ट रिवर्स रेशियो। तो आप बताइए इसका आंसर। तो देखिए इसके अंदर जो भी है, जो हम क्रेडिट क्रिएशन करते हैं ना, क्रेडिट कंट्रोल जो होता है हमारे देश में, फिर से अगेन मैं बता रहा हूँ, इसके मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है, ये दो टूल आता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है एक तो क्वालिटेटिव, ठीक है, क्यूटी, और दूसरा आता है, पहला क्वांटिटेटिव और दूसरा आता है क्वालिटेटिव, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव के अंदर जो बेसिकली आता है वही बैंक रेट, रेपो रेट, और जो क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटेटिव के अंदर आता है हमारा बैंक रेट, रेपो रेट, ठीक है, और क्वालिटेटिव के अंदर आता है हमारा मॉरल सुएशन, क्रेडिट रेशनिंग और डायरेक्ट एक्शन, ठीक है। तो इनमें से देखिए
रैशनिंग ऑफ क्रेडिट ये हमारा क्वालिटेटिव के अंदर आता है, तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है क्रेडिट मतलब क्रेडिट कंट्रोल का, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये भी उसके अंदर ही आता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये क्या हमारा क्वांटिटेटिव है, तो ये भी है किसका, क्रेडिट क्रिएशन का, क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया का इंस्ट्रूमेंट। तो ये तीनों हैं। तो इनमें से कौन सा बचा, वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशियो। ये क्या है, ये नहीं है, तो ये नहीं है, तो इसका आंसर क्या बना दोस्त, ये है इसका आंसर। ठीक है, जो वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशियो है ये इसका आंसर नहीं है, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है किसका, क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया का हमारे देश में। ये देखिए, ये काफी एग्जाम्स में आ रखे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज चार्ज बाय द बैंक टू देयर मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर। देखिए, जो बैंक का मतलब सीरियस, वैसे आरबीआई मत सोचिएगा, ये कमर्शियल बैंक की बात हो रही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज चार्ज बाय द बैंक्स टू देयर मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर। देखिए, कुछ कस्टमर होते हैं ना बैंक में, जैसे किसी बड़ी बड़ी कंपनीज का होता है, एक जगह ही होता है, एक बैंक के साथ उनका अच्छा रिलेशन होता है। तो अगर उन्हें कभी भी पैसे वैसे चाहिए होता है, तो उसको जो रेट मतलब इशू करते हैं ना वो लोग, तो वो रेट को हम क्या कहते हैं, ए प्राइमरी लेंडिंग रेट, डी एसएलआर स्टेचुरी लिक्विडिटी रेट, या सी बैंक रेट, या डी रेपो रेट। देखिए, ये तीनों तो किसके टूल्स हैं, ये तीनों आरबीआई के टूल्स हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों किसके टूल्स हैं, आरबीआई के। तो ये तो कमर्शियल बैंक तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकती। तो ये जो मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर है ना, ये क्या है, कौन सा रेट चार्ज करती है इसे, प्राइमरी प्राइम लेंडिंग रेट, ठीक है। तो ये प्राइम लेंडिंग रेट बेसिकली ये होता है कि ये मिनिमम रेट चार्ज होता है, मतलब जो मार्केट में लोन देगी वो किसी अननोन पर्सन को, तो ये बैंक का नोन पर्सन होता है, तो इसलिए इसे थोड़ा कम रेट में लोन मिलता है। और ये ट्रस्ट वर्दी भी होता है, तो बैंक में ट्रस्ट इसलिए बनता है ताकि वो हर चीज टाइम पे अपना पेमेंट किया होगा उसने, तो इससे बनता है, ठीक है। तो ये प्राइम लेंडिंग रेट बन जाता है बैंक का कस्टमर के साथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीडियम टर्म लोन आर प्रोवाइड फॉर अ पीरियड ऑफ, मीडियम टर्म, ये ध्यान रखिए, तीन टर्म होते हैं, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। तो जो मीडियम, पहले मैं बता देता हूँ, जो शॉर्ट टर्म होता है ना, एसटी, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो ये तीन टर्म होते हैं बेसिकली। इसमें जो आता है, ये आता है एक से लेके 364 या 365 डेज, मतलब बेसिकली ये 1 ईयर के लिए होता है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं इसे। और जो ये मीडियम टर्म होता है, ये होता है कितने टर्म के लिए, वन से लेके कितने, 3 ईयर के लिए, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म होता है, ये 3 ईयर प्लस, मोर देन 3 ईयर, ठीक है। तो जो मीडियम टर्म होगा वो कितने साल के लिए होता है, 1 से लेके 3 साल के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या बना, डी हमारा 1 to 3 ईयर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 90, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। देखिए, अभी मैंने ऊपर थोड़ा सा बताया था, मैंने कहा था कि कभी कभी बैंकिंग में पूछ देता है, ठीक है। ऊपर भी बताया था, अभी बता देता हूँ। दो तरह की वो होते हैं, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे मतलब हमारे इकोनॉमी का कैश या क्रेडिट कंट्रोल मतलब मेजर किया जाता है, प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी होता है और दूसरा होता है फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर वही आता है, कैश रिजर्व रेशियो, मॉरल सिवेशन, ठीक है, एसएलआर, बैंक रेट, ये सब हमारा मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है, ठीक है। और जो फिजिकल पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ये किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। और फिजिकल पॉलिसी किसके द्वारा रोल किया जाता है, ये किया जाता है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो इसमें जो बेसिकली चीजें आती है, वो आती है टैक्सेस, ठीक है, एक्सपेंडिचर, इनकम रेगुलेशन, ये सब किसके अंदर आती है, फिजिकल पॉलिसी के अंदर। तो क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी का कौन सा इसमें से इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास ए, टैक्सेशन। देखिए, टैक्स हमारे कौन डील करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। टैक्स कौन डील करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये फिजिकल पॉलिसी है। पब्लिक डेट, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड हैंडल करती है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है, क्रेडिट रेशनिंग, ये कौन करता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है और ये करता है आरबीआई। तो हमारा आंसर कौन सा बना, ये डी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और
ये जो फिजिकल पॉलिसी है इसको काफ़ी अच्छे से मैं बजट वाले चैप्टर में कवर करूंगा। अभी बस बेसिक जितना मैंने बताया इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है और काफ़ी अच्छी तरीके से इंटरलिंक्ड होती है। ठीक है, मैंने मनी एंड बैंकिंग इसलिए स्टार्ट किया पहले क्योंकि ये काफ़ी सही टॉपिक है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और इसके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा तीसरा वीडियो है, तो आप पहला दूसरा नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये प्रोडक्शन चैप्टर में आता है बेसिकली, पर इसमें भी दे दिया तो चलिए कोई बात नहीं, इसे कवर कर लेते हैं कि अल्टरनेटिव वे क्या है प्रोडक्शन फंक्शन का। शॉर्ट रन, द लॉन्ग रन, आइसोक्वांट या डी एवरेज प्रोडक्शन। देखिए प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है ना बेसिकली ये होता है कि इसका जो आंसर है पहले मैं बताया, इसका आंसर होता है, इसका आंसर है सी। ठीक है, कि आइसोक्वांट इज एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे होता है और क्या है ये। तो आइसोक्वांट बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, टू पॉसिबल इनपुट्स दैट यील्ड द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, जो दो पॉसिबल इनपुट होते हैं, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन है, मान लीजिए ये y है, इसका प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ पे गुड x का प्रोडक्शन हो रहा है, और ये आइसो क्वांट है। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, आइसो क्वांट हमेशा क्या होता है कि जो y एक्सिस है इसका कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, वैसे इसका नेचर ही है कॉन्वेक्स। तो इसमें से देखिए कि अगर मान लीजिए y का हम 5 यूनिट प्रोडक्शन करते हैं तो मान लेते हैं, और x का 3 यूनिट प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो आइसोक्वांट बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये ऑल्टरनेटिव वे है रिप्रेजेंटिंग इसका प्रोडक्शन फंक्शन का। अब देखिए अगर मान लीजिए हमें x का बढ़ाना है, ठीक है, तो x का मान लीजिए हमें 4 करना है, x का 4 करना है, तो ऑफ कोर्स से हमारा क्या होगा, अगर ये एक इंक्रीज ये करेगा तो ये एक अल्टीमेटली डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो आइसोक्वांट वही है कि ये क्या ऑल्टरनेटिव वे किस चीज का करता है, रिप्रेजेंटिंग किसका है, ये प्रोडक्शन फंक्शन का। अगर हमें, अगर इसका एक और बढ़ाना है, 6 करना है, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये अल्टीमेटली कम हो जाएगा, तो ये एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास गुड्स एंड रिसोर्सेज उतने ही हैं, सब उतना ही है, बस क्या है अगर हमें एक्स का ज़्यादा चाहिए तो हमें वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और वाई का ज़्यादा चाहिए तो हमें एक्स का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रोडक्शन फंक्शन पे आएंगे तब इसे और अच्छे से बता दूंगा, अभी फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRR। ये तो मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ और ये मैं बताऊंगा नहीं, आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप पुराने वीडियोस देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप। ठीक है, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके इसका आंसर बताना है। ठीक है, हाँ जी, हु डिसाइड्स बैंक रेट इन इंडिया। देखिए ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बट ये सब क्वेश्चन ना आते हैं, आसान समझ के हम पढ़ते नहीं या इतना ध्यान नहीं देते, बट ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो क्या है कि हु डिसाइड्स बैंक रेट इन इंडिया, तो पहला ये फाइनेंस मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए मैंने अभी समझाया आपको कि दो तरह, ये सब जो है ये दो तरीके से डिसाइड होता है, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा फिजिकल पॉलिसी। देख रहे, एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, उसके ऊपर आप कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी से क्या डिसाइड होता है, बैंक रेट, तो ये कौन करता है, RBI करता है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी सारी कौन डिसाइड करता है, तो सी, RBI। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 23rd। आर एक मिनट, हाँ जी, RRBs आर ओन्ड बाय। RRBs बेसिकली होता क्या है ये बताइए। देखिए ये सब मैंने पिछले वीडियोस में कवर कर रखा है गाइस, आप लोग एक बार जाके उस वीडियोस को जरूर देखें। ठीक है, कि क्या है उसमें, कहाँ से आया वो, ये सब सारी टर्म्स कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो RRBs जो है तो ये क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, इसको स्पॉन्सर कौन करता है ये पूछ रहे हैं, तो इसको जो स्पॉन्सर करता है
पहला ऑप्शन है हमारा सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी, बी है स्टेट गवर्नमेंट, सी है स्पॉन्सर बैंक और डी है जॉइंटली बाय ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो रीजनल रूरल बैंक है ना, ये तीनों के द्वारा ओन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग परसेंटेज होती है जो अभी फ्लक्चुएट हुई है, तो इसका मैं अपडेट बता दूंगा आपको, ठीक है। या आप लोग खुद गूगल कर लेना और कमेंट में बताना, ठीक है। तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, कि जॉइंटली बाय ऑल ऑफ द अबव ये क्या आरआरबी जो है वो ओन्ड होती है, ठीक है। और फिर देखिए 24th क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक वाज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर। हाँ जी, इंपीरियल बैंक कौन से ईयर में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? अब इंपीरियल बैंक सुन के आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो पहला वीडियो देख लिया, मैं यहाँ बता देता हूँ। तो अभी बता रहा हूँ, पहले इसका आंसर बता देते हैं कि ए है 1930, बी है 1935, सी है 1955 या डी है 1921। तो इसका आंसर है डी 1921। तो जो इंपीरियल बैंक है वो कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था? 1921 में। और जो है वैसे ये कब, इसका डेट भी बता देता हूँ, जनवरी 27, ठीक है, 1921। तो इसका जो दूसरा नाम है, जब ये 1955 में इस इंपीरियल बैंक का नाम चेंज करके क्या रखा गया, जो हमारे देश का भी सबसे बड़ा बैंक है, सॉरी, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना ये कब? 1955 में। तो इसका पहला नाम क्या था? इंपीरियल बैंक। देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपीरियल बैंक था पहला, इसका पहले इसका नाम, और ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? तो दोस्तों 27 जनवरी 1921 को, और 1955 में इसे बदल के SBI किया गया। हाँ, ये क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू बैंकिंग रिफॉर्म? बैंकिंग रिफॉर्म इनमें से किससे रिलेटेड है, बताइए। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका जो पहला देखते हैं, LC गुप्ता कमेटी, बी नरसिम्हा कमेटी, सी चक्रवर्ती कमेटी या डी किलकार कमेटी। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, अगर आपने कहीं सुना है इसके बारे में तो गाइज इसका जो आंसर है, इसका आंसर है बी नरसिम्हा कमेटी। तो ये क्या है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड इन बैंकिंग रिफॉर्म। बैंकिंग रिफॉर्म कौन सी कमेटी लेके आई थी? तो ये नरसिम्हा कमेटी लेके आई थी। कब? ये 1991 में ये कमेटी बनी थी, ठीक है। ये किस लिए बनी थी? रिवैम्प बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया टू ओवरकम ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ क्रिएशन ऑफ NPA, कि जो NPA की ह्यूज प्रॉब्लम थी ना, उसको सुधारने के लिए बनी थी। NPA होता है नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स की सुधारने के लिए ये कब बना था? 1991 में, ठीक है। और एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन 1998 सेकेंड नरसिम्हा कमेटी वाज फॉर्म। पहला जो नरसिम्हा कमेटी था वो 1991 में बना था, ठीक है, 1991, और दूसरा 98 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये किस लिए बना था? रिवैम्प किस चीज को करने के लिए? NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, द न्यू 2000 रुपी नोट हैज द इमेज ऑफ। हाँ जी, ये तो आप सबके घर में अभी भी होगा 2000 का नोट, तो जाइए देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि उसके इमेज पे किसका फोटो है। तो इसको देख के बताइए आप, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। ये दो क्वेश्चन अभी तक तो दिए हैं मैंने आपके लिए, ठीक है। वैसे तो पता भी होगा यार, काफी कॉमन है, रोज ही हो, मतलब देखते तो होंगे आप लोग 2000 का नोट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द आरआरबी। आरआरबी क्या है अभी बता रहा हूँ, रीजनल रूरल बैंक। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, इसका तो रोल नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट, हाँ जी, ये ओन करती है रीजनल रूरल बैंक को, ठीक है। बी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी ओन करती है, बट इसका जो चेयरमैन है ना, वो चूज कौन करता है? स्पॉन्सर्ड बैंक। जो बैंक इसे रीजनल रूरल बैंक को स्पॉन्सर करती है ना, वो, जैसे SBI मेन है इसमें, SBI ज्यादातर बैंक को स्पॉन्सर करती है, तो वही इसका कौन क्या चूज करती है? चेयरमैन कौन होगा रीजनल रूरल बैंक का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन। नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ है बैंक मैनेजमेंट का? ए मुंबई, बी न्यू दिल्ली, सी चंडीगढ़, डी पुणे। तो इसका आंसर है डी पुणे। ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पुणे में क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट कहाँ लोकेट करता है ये?
पुणे में, ठीक है। ये हमारा 28th क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं 29। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मर्ज्ड विद एसबीआई बिफोर 2017? 2017 से पहले एसबीआई में कौन सा बैंक मर्ज हुआ था, ठीक है। इसका आंसर आप बताइए, ठीक है। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, बट ये 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिमांड at and time liabilities which a bank has to maintain in the form of liquid assets is known as। देखिए मैंने बोला था आपको, जब हमने अभी ऊपर जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें भी मैंने बताया। देखिए इसको, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए एस एल आर स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, सी बी कैश कैश रिजर्व रेशियो, या थर्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, या फोर्थ डेट इक्विटी रेशियो। जो इस देखिए क्या बोल रहा है, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिमांड एंड time liabilities which a bank has to maintain in the form of liquid asset is known as। इसका आंसर है ए, सी मतलब एस एल आर कैश रिजर्व स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि स्टेचुरी लिक्विडिटी क्या है, ये मिनिमम परसेंट ऑफ डिमांड है एट द टाइम लाइबिलिटी एट विच बैंक हैज टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसिड इज नोन एज स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। जैसे आरबीआई बोलती है अगर आपके पास 10 रुपए है ना, तो आप इसका कोई भी रेट रख देती, मान लेते 2% है, तो इसका 2% इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड या सिक्योरिटीज आप किसके पास रखो, आप अपने एसएलआर में रखो, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो में, ठीक है। तो 8 रुपए आप बाकी मार्केट में लैंड कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन 2 रुपए तो अपने पास रखो ही रखो। तो वो क्या है, मेन डिमांड किसकी लाइबिलिटी बन जाती है बैंक की, टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसिड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हमारा खत्म हो गया, ठीक है। थैंक यू गाइस। और आप लोग हमारे चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और बाकी जो अलग अलग वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, जैसे पॉलिटी वगैरह है, तो उनके वीडियोस भी हैं, तो आप उन्हें भी देखें, उनको भी लाइक करें जरूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं वो जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में आपके साथ बहुत जल्द, ठीक है। चलिए बाय बाय।